देखिए बच्चा, आज केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पढ़ा जाएगा ना। आज न्यूमेरिकल कितने नंबर वाले हैं? तो सब 4 अंक वाले हैं। और क्या है? तो संपूर्ण किताब से जितने आपकी बुक होंगे ना, सब इम्पोर्टेंट किताब, यानी हम लिख सकते हैं क्या, संपूर्ण किताब से ना। और आपके किताब में न्यूमेरिकल है ये कितना है? एक विलियन चैप्टर है, एक वैद्युत रसायन है, एक रासायनिक बल गतिकी, बस यही 3 चैप्टर है ना। और बाकी और चैप्टर थोड़ी है, न्यूमेरिकल नहीं है। जो आंकिक प्रश्न होते हैं यही 3 प्रश्न सबसे ज़्यादा चैप्टर में हैं ना। तो बाकी सब तो वो प्रश्न है, एनसीईआरटी आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, है ना। तो देखिए कुछ जो है आपका महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट जो आते रहते हैं, उसी को बार बार रिपीट करता रहता है। उसी में घुमाकर फिर सीधा सीधा तो सब लोग कर लेता है, सीधा सीधा तो कुछ हो जाएगा। जीवन में सीधा सीधा कुछ होता नहीं है। अगर जिंदगी अगर देखिए सीधा रेखा प्राप्त होगी तो हार्ट की धड़कन देख लीजिए, सीधे वहीं पर खत्म, बाय बाय। तो जब हम लोगों की हार्ट की जो धड़कन है वो सीधा सीधा नहीं चल रहा है, तो ऐसे कैसे सीधा चल जाएंगे? क्वेश्चन सीधा आएंगे नहीं, घुमा कर आता है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका दिया है कि H2SO4 यानी क्या है उसका नाम? सल्फ्यूरिक अम्ल न का एक नमूना 94%, ये क्या है? भार बटे में आयतन है ना। भार के बटे में आयतन, भारानुसार उसके आयतन, और ये दोनों में मिलाकर क्या दिया है? 94%। भार का अनुपात और आयतन का अनुपात दोनों को मिलाकर कितना है? 94%। तो वही कह रहे हैं कि H2SO4 का एक नमूना 94% भार बटे में आयतन है, और उसका घनत्व दिया है, घनत्व दे दिया है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, है ना। इस विलयन की मोललता ज्ञात करना है। तो आप बताइए, आप कहेंगे कि पहले सूत्र याद रहेगा तभी कुछ होगा, है ना। तो मोललता का क्या सूत्र होता है? यहाँ को लिख दें का छोटा सा, क्या होता है मोललता का सूत्र? स्मॉल m इक्वल टू मोललता स्मॉल w, है ना। विलय का भार स्मॉल w अपन गुणे 1000 बटे में, इसको m डैश कर ले, m डैश स्मॉल m डैश, क्योंकि मोललता को स्मॉल m से करते हैं, लेकिन यहीं पर अणु भार भी रहता है तो मोललता को क्या कर लेते हैं? m डैश से। गुणे कैपिटल W होगा ना। भार किस में होगा? तो ग्राम में। अगर केजी में होता तो हो जाता ना, यही है ना। तब क्या क्या इसमें, तो अब उसके अनुसार लगाया जाएगा। पहले क्या क्या दिया है देख लिया जाए ना जी। सॉल्यूशन क्या दिया है? H2SO4 की मात्रा कितना दिया है? 94%, यही दिया है ना। यानी मात्रा दे दिया, मात्रा दिया है 94%, यानी कैपिटल W का मान, कि स्मॉल W का मान दे दिया 94 ग्राम, दे दिया ना, 94 ग्राम ये दे दिया। अब देखिए क्या निकाला जाएगा। आयतन घनत्व दिया है ना जी, घनत्व दिया है ना। तो यहाँ पर निकालेंगे क्या? विलयन का भार, विलयन का भार बराबर क्या होगा? आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व, यही ना होता है। तो क्या हो जाएंगे? आयतन गुणे घनत्व, ये तो सूत्र होता है ना। आयतन गुणे घनत्व। आयतन कितना है? 100 पर ले चलेंगे। विलयन का भार अगर निकालना है तो विलय पूरा जो भार होगा कितना होगा? ये उसका आयतन तो 100 पर लेकर चलेंगे ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 100, घनत्व दिया है 1 यही दिया है ना, 1.84, यानी कितना हो जाएगा? 184 ग्राम। ये क्या हो जाएंगे? कैपिटल W, हाई रह जाएंगे स्मॉल W।
है ना, यही ना जी। तो ये देखिए हम ले लेते हैं, जैसे ये कोई पात्र है ना, ये विलयन है, ध्यान दीजिएगा। विलयन का भार कितना आ गया, अच्छा सॉरी, ये विलयन का भार है ना जी, विलयन का भार है, तो इसको नहीं। तो ये बताइए विलयन का भार कितना, टोटल भार कितना दिया है, 184, यही दिया है ना। और इसी में विलेय और विलायक दोनों भरे हैं ना, तो विलेय का भार कितना है 94 ग्राम, तो इसका भार कितना हो जाएगा विलायक का, 194 में से जब इसको घटाएंगे तो विलायक का नहीं निकलेगा, विलायक का निकलेगा ना, क्योंकि टोटल भार ना है, विलेय और विलायक मिलाए तो टोटल भार इतना है, विलेय का भार 94 ग्राम आया है ना। तो ये बताइए कैपिटल डब्ल्यू यानी विलायक का भार निकालेंगे तो 194 माइनस क्या लिखेंगे, 184 माइनस 94, ये लिखेंगे ना, तब ना होगा। तब यहां पर लिखेंगे क्या, इसलिए विलायक का भार, विलायक का भार कितना हो जाएगा 184, इसको कैपिटल डब्ल्यू 184 माइनस 94 कितना आ गया 90 ग्राम, 90 ग्राम आएगा, हो गया। देखिए जो दिया था वो लिख दिए, क्या दिया था कि H2SO4 का 94%, ये W अपान के भी, तो विलेय का मात्रा दिया है कितना 94 ग्राम है ना, 94%, यानी उसमें क्या है 100 में कितना घुला है तो 94% ये विलेय घुल चुका है। तब उसका क्या बताना है, घनत्व इतना दिया था, तो विलयन की मोललता, तो स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू मिल गया, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू मिल गया, क्या नहीं मिला अभी, अणु भार किसका निकालेंगे तो H2SO4 का निकालें, अणु भार H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कि अणु भार, अणु भार क्या होगा, स्मॉल m इक्वल टू H2 है ना, तो 2 गुणे हाइड्रोजन का प्लस सल्फर है, सल्फर प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन होगा ना, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 16 I4 इंटू 16 होगा ना, क्योंकि 8 अच्छा 32 होता है सल्फर का 32 है ना, ये कितना हो जाएगा 2 32 48, टोटल कर लीजिएगा तो आ जाएगा साइन 98, 34 16 चौके 64, तो 96 2 98, स्मॉल m कितना आ गया 98, जोड़ लीजिएगा 34 और 64 98 हो जाएगा ना, यही ना होगा। देखिए सवाल में हमको लग रहा है कि ये ऐसे होने चाहिए स्मॉल डब्ल्यू, तभी ये होगा, है ना, कैपिटल डब्ल्यू नहीं स्मॉल डब्ल्यू होना चाहिए। सवाल में लग रहा है कि मिस प्रिंटिंग हो गई, तो उसको तो ये बताइए ये हो जाएंगे, कहाँ दिक्कत है, यहाँ पर भार तो भार निकल ही जाएगा, आयतन गुणे घन, तो आयतन 100 को ही लेकर चलते हैं, 100 ही ना लेकर चलते हैं, इसका घन तो दिया ही था, ये निकल गए। तो अब बताइए विलायक का भार निकाल सकते हैं टोटल, अच्छा टोटल में से इसके बाद अणु भार, अब क्या करेंगे, विलयन की मोललता पूछा है, क्या लिखेंगे, विलयन की मोललता, स्मॉल m डैश इक्वल टू, वो लिखेंगे सूत्र होगा ना जी, स्मॉल m कैपिटल, ये लिखना जरूरी है ग्राम में, जब भी सूत्र में केजी या चाहे ग्राम जो रहेगा आप वहां पर लिखना जरूरी रहेगा, ऐसा नहीं कि गलत कर चले आइएगा। तो देखिए m डैश बराबर स्मॉल w का मान 94 आई 1000, ये 98
गुणे कैपिटल W का मान 90 होगा ना जी। इनको हटा देते हैं। M डैश इक्वल टू भाई कितना हो जाएगा 9400 एंड इसका इसमें गुणा करें कितना आएगा जी 9 8 72 एंड 9 9 81 81 या 7 तो 882 गुणा भाग करने आता होगा। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। नहीं है तो ऐसे करिएगा, ऐसे है ना। एक बार में ना जी, एक बार में लगभग जाएगा, एक बार में जाएगा। इसके बाद कैलकुलेट करिएगा तो जो आएगा तो लगभग आ जाएंगे बच्चा 10.6 ये आएगा। आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेट क्या आते हैं। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, स्मॉल m लिख देते हैं, मोल्स भी लिख सकते हैं, मोल प्रति ग्राम है ना, या इसको लिख सकते हैं 10.6 स्मॉल m। ज्यादा मत सोचिएगा, स्मॉल m भी लिख देंगे तो आपका सवाल सही है, क्योंकि स्मॉल m का मतलब क्या है, हम मोलरता निकालें। अगर वही कैपिटल M लिख देते हैं तो वो मोलरता हो जाता है ना। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, है ना। इसमें डाउट है? नहीं ना। तो अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए बच्चा, अगला जो प्रश्न है वह मोल प्रभाज निकालना है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपको कि मोल प्रभाज क्या होता है। कि क्वेश्चन दिया यूरिया का 1 बिलियन। देखिए यूरिया से लगभग आ जाता है, यूरिया रहता है, चाहे वहाँ पर कुछ और रहेगा तो उससे कोई मतलब है नहीं। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है, यानी यूरिया का जो भार कितना है 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल के क्या बताना है, मोल प्रभाज की गणना कीजिए, चाहे मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। जबकि यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना दिया है 60, निकालना भी बता देंगे कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए क्या दिया है कि जैसे कोई एक विलयन है, विलयन में 6% क्या है यूरिया, और तो जब 6% यानी 100 में 6% यानी 6 ग्राम क्या हो गया यूरिया। तो जल की मात्रा कितना हो जाएगी, घटाएंगे ना, 100 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, जल का भी मात्रा आ जाएगा। तो लगाया जाए तो सॉल्यूशन में क्या देंगे, पहले जो दिया है वो लिख दे। क्या दिया है, यूरिया यानी NH2CO NH2 पहला कार्बनिक पदार्थ खोजा गया था, है ना, 1827 में। और कौन खोजे थे तो ओहलर, किसके से तो बर्जिलियस के, है ना। पहला प्रयोगशाला में खोजने वाला कार्बनिक पदार्थ है। जब ये सब आती है ना चीजें तो ये सबको थोड़ा सा वहां पर एक आध गो टोन मार देना चाहिए, जैसे ये भी मारा है टोन। तो देखिए का भार कितना दिया है, का भार 6% है ना, अर्थात 100 ग्राम में 6 ग्राम क्या है, 6 ग्राम यूरिया घुला है ना जी, यही है ना, घुला है। अर्थात स्मॉल W ना जी, कितना हो गया 6 ग्राम स्मॉल W होगा ना। तो जब 100 ग्राम में 6 ग्राम क्या हो गया, ये हो गया, तो विलायक का निकल सकता है, यानी जल का। यहाँ पर लिख सकते हैं जल यानी H2O का भार कितना हो जाएगा, कैपिटल W 100 माइनस 6 बराबर 94 ग्राम। ये हो गया ना। मोल प्रभाज निकालना है तो मोल प्रभाज बराबर क्या होता है कि विलय का मोल बटे में विलयन का मोल होता है ना।
मूल प्रभाज ना, कुल मूल तो कुल वही विलयन का, हम विलयन बोल रहे हैं ना, तो विलयन का। तो देखिए, तो पहले निकालेंगे दोनों का अलग अलग, पहले दोनों का निकाला जाए ना, तो यूरिया के पहले विलय निकालेंगे। यूरिया के मोलों की संख्या क्या निकालेंगे, यूरिया के मोल होगा ना, जिसको क्या मान लेते हैं, N1, N1 मान ले कि ए माने, एनवन में सही रहेगा। N1 मान लेते हैं, मान ले तो क्या होगा, मोल बराबर क्या होता है, विलय का भार बटे में अणु भार, विलय का भार के बटे में अणु भार, यानी जो दिया रहेगा, यानी यूरिया का क्या होगा भार, और बटे में यूरिया का अणु भार, यही ना। तो देखिए, यूरिया के मोल दिया निकालना है तो कितना होगा, 6 ग्राम दिया है, अब बटे में क्या लिखेंगे, 60 देंगे, क्योंकि ये दिया ही है, दिया है ना। बोलिए बच्चा, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं चमक रहे थे तो हमको लगा कि कहाँ हम डिस्टर्ब हो गए, तो चमकना भी जरूरी है। तो देखिए क्या लिखेंगे, 6 ग्राम अब बटे में 60, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 होगा, होगा ना। लिख सकते हैं N1 का मान 0.1 क्या, मोलों की संख्या है ना, मूल होगा। मोल होगा, हाँ, सिर्फ मूल होगा। मोल होगा, कंफर्म है ना, हाँ, कंफर्म रहिएगा मात्रों पर, मात्रा ही सबसे बड़ी होती है क्वेश्चन में। इसी तरह किसका निकालेंगे आप, H2O का ना, यानी जल के मोल, यानी N2 कितना होगा, जल का मात्रा कितना दिया है, 94 ग्राम, और इसका कितना होता है H2O का, 18, 2 + 16 18 होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18 कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90 होगा ना, 18 × 5 = 90, 4 बचेगा है ना, तो 18 दूना के 36, 2 फिर 4 यानी 2 2, 5 दशमलव क्या मिलेंगे, 2 2 2 2 आ रहे हैं ना, लगातार 2 2 2 करके आ रहे हैं, 18 × 5 = 90 हो रहे हैं ना, फिर 4 बच रहा है, तो 18 दूना 36, तो फिर 4 बचेंगे, फिर वही क्या है, वही उसी को रिपीट कर रहे हैं, यानी N2 का मान कितना हो गया, 5.2 मोल हो गया बच्चा, ये तो निकल गए। यानी N1 का मान कितना आया है, तो 0.01 मोल, और N2 का मान 5.2 मोल, यही आया है ना। अब निकालना क्या है, यूरिया और जल का मूल प्रभाज निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, पहले यूरिया का मोल प्रभाज निकालेंगे जी, मोल प्रभाज क्या होगा, N1 अपान के N1 + N2, यही ना होंगे, N1 अपान के N2, तो N1 का मान 0.1 अपान के 0.1 + 5.2, 0.1 अपान के 5.3, कितना आएगा, 1 के बटे में 53 होगा। अब जो आएगा वो क्या कहलाएगा, इसका मोल प्रभाज कितना आ सकता है, 1 0.1 आएगा कि 0.1 आएगा, 0.1 इतना आएगा, 0.01 आएगा, होगा ना, क्योंकि देखिए जब करेंगे तो 100 के बटे में 53 लिखेंगे, होगा ना, तो ये हो जाएंगे। मोल प्रभाज की कोई मात्रक नहीं होती है, होगा, क्योंकि ये भी क्या है, मोल है, ये भी क्या है,
मोल मोल कट जाते हैं, फ्रैक्शन लिखवाते हैं ना। मूल प्रभाज का मतलब क्या होता है? मोलों का अनुपात, और अनुपात का कुछ होगा नहीं होता है। ये हो गया, यानी यूरिया का मूल प्रभाज कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 0.01। अब किसका निकालेंगे? जल का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा? N2 अपान के N1 प्लस, यानी N2 का मान 5.2, आई कितना हो जाएगा? 5.2 के बटे में 5.3 कितना हो जाएगा? 52 के बटे में 53 होगा, होगा ना? अब बताइए कितना आ सकता है? अब तो जाएंगे नहीं, नहीं ना। जो ही अगर हम यहाँ पर अगर देखिए अगर हम भाग देने जा रहे हैं तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि 9 बार में चला जाएगा, 9 बार में लगभग आएंगे, है ना? तो क्या लिख सकते हैं? 0.0, अरे 9, इसके बाद 8 मोल। क्या हुआ? इसको कैलकुलेट करिएगा तो 0.98 लगभग मोल नहीं होता है, सॉरी ना जी, 8 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे कि नहीं? यानी जल का मोल प्रभाज 9, 8, अब वो कितना है? तो एक का आंसर यहाँ पर आया है और एक का आंसर यहाँ पर आ गया। क्या हुआ? अब आगे चले ना। इसमें दिक्कत है जी किसी को? हाँ, अगर इसको अगर करना चाहें तो ये यहाँ पर 8 भी हो सकता है। तो इसको 8 करेंगे ना, तो जब दोनों को जोड़ते हैं तो लगभग कितना होना चाहिए? आंसर चेक करने का यही क्राइटेरिया है कि जब दोनों, यानी दोनों के जब मूल प्रभाज जब जोड़ेंगे तो लगभग 1 हो जाना चाहिए, यही ना? यहाँ पर नीचे जोड़ेंगे तब होगा। हाँ वहाँ पर, हाँ वहाँ पर जो 8 लिखे हैं 1.18 0.018, वहाँ पर 2 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता। आगे 2 हो सकता है, वो नहीं होगा, बस उसको मिटा दीजिए। भाई हाँ, तो इसको 2 हो सकता है। नीचे भी सही है। तो चलिए आप निकाले हैं तो ठीक है, और नीचे हो जाएगा। हो गया। तब आगे चलिए। देखिए बच्चा, अगला जो प्रश्न आपका है कि 0.05 मोल प्रति लीटर, 0.05 मोल प्रति लीटर है ना, यानी मोलरता, मोल प्रति लीटर है, और लीटर किस में जाते हैं? तो मोलरता में, है ना? अगर वही ग्राम या केजी में होता तो मोलरता हो जाता है। तो देखिए क्या दिया है कि 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन के कॉलम का व्यास, कोई एक कॉलम है उसका व्यास कितना दिया है? तो 2 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर, है ना? जैसे मान लेते हैं कोई कॉलम है जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर, व्यास दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकल सकती है। तो R बराबर 1 सेंटीमीटर। कॉलम के विलयन का प्रतिरोधकता दिया है ना जी, R कितना? R होता है 5.55 गुणे 10 के पावर -3 ओम, यही दिया है ना? प्रतिरोधकता ज्ञात करना है। प्रतिरोध दिया है और प्रतिरोधकता ज्ञात करना है। यानी अब चलते हैं, देखते हैं क्या निकालना है। इसकी प्रतिरोधकता यानी रो, प्रतिरोधकता रो, चालकता कप्पा,
कप्पा। और क्या निकालेंगे? मोलर चालकता पाई एम, पाई से जिसको करते हैं लेमडा एम, कोई ऐसे भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पाई एम भी लिख देते हैं, ऐसे करके ना एम या फिर लेमडा एम दोनों लिख देते हैं, जिसका अपना मानने वाला है। तो देखिए क्या क्या दिया है पहले देखा जाए ना, तो इसका क्या किया जाए? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मोलरता दिया, यानी कैपिटल एम का मान कितना दिया है? 0.05 मोल प्रति लीटर कैपिटल एम दिया है ना। डी दिया है, डी कितना दिया? व्यास 2 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसका व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, हम वहां तो फिगर में लिखे हैं, लिखने की क्राइटेरिया भी तो होनी चाहिए, है ना। इसके बाद ये निकल गए। और कुछ दिया है, आर का मान दिया है 5.5 5 गुणे 10 के पावर -3 ओम, ये हो गए। और यल दिया है लंबाई कितना? 100 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे कि नहीं? यानी कितना हो जाएगा? एक गुणे कितना हो जाएगा? एक होगा ना, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना, तो 100 से भाग देंगे तो वही ना आएगा 1 मीटर ना। तो पहले देखिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालेंगे तभी ना प्रतिरोधकता निकलेगा। प्रतिरोधकता निकालने के लिए क्षेत्रफल की जरूरत होगी, चालकता निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमको, तो इसका पहले क्या निकाला जाए? क्षेत्रफल निकाला जाए। क्षेत्रफल किसका? कॉलम का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा ना, क्योंकि कैसा है? वृत्ताकार है, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है 3.14 और आर का मान कितना है? 1 का स्क्वायर होगा ना, यानी ए बराबर 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल दिए, हो जाएगा ना। ये निकल गए। अब क्या क्या पूछा था वो देख लिया जाए। क्या पूछा था? प्रतिरोधकता न जी, प्रतिरोधकता क्या है? रो इक्वल टू वाट चालकता कप्पा इक्वल टू वाट, कप्पा है मोलर चालकता, लेमडा एम इक्वल टू वाट। अब तीनों को अलग अलग निकाला जाए ना। प्रतिरोधकता रो बराबर पहला ना क्या होता है? प्रतिरोधकता रो इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला पता है? नहीं सूत्र बताइए। आर एल अपन के ए होता है कि ए अपन के यल होता है? ए अपन के यल ना होता है, ए अपन के यल, ए अपन के यल होगा, निकल जाएंगे। तो रो बराबर आर का मान 5 है ना, 5.55। बोलिए विकास कुमार है। आर का मान दिया है, ए का मान निकाले हैं, रखेंगे ना। ए का मान है 1 बटे में ए का मान एल का मान 100 रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में ही निकाल देते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं, ये सेंटीमीटर में रखे हैं, तो लंबाई भी क्या कर देंगे? सेंटीमीटर। ना तो जब इसको चेंज करेंगे तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएंगे? रो इक्वल टू 5.55 हाई हो जाएंगे 3.14 हाई ऊपर आ जाएगा, तो हाई कितना हो जाएगा? 10 के पावर -1, यही रह जाएंगे ना। गुणा भाग करने आता होगा, कर लीजिएगा। कितना आएगा?
174.2 क्या चीज ओम प्रति सेंटीमीटर, ओम प्रति सेंटीमीटर हो जाएंगे। बोलिए ओम प्रति सेंटीमीटर की सेंटीमीटर, हाँ? सेंटीमीटर प्रति नहीं रहेगा। प्रति नहीं रहेगा। देखिए कैसे होता है, इसका मात्रक कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका मात्रक सेंटीमीटर, तो एगो सेंटीमीटर कटेगा ना, है ना। तो इसका भी ध्यान दीजिएगा, आप लोग सूत्र से ही वो लिख दीजिएगा। हम लिखे थे लेकिन आप लोग क्या किए, कहे कि सही है, सही नहीं है, क्या लिखेंगे ओम सेंटीमीटर। ये हो गया आपका प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता हो गया। अब क्या निकाला जाएगा, चालकता यानी कप्पा ना। इसको पहले कर लेंगे कि इसी में बता दें, कर लीजिए पहले। देखिए बच्चा क्या निकाले थे, प्रतिरोधकता ना। प्रतिरोधकता का मान कितना आया है, बता रहे हैं प्रतिरोधकता 174. रो इक्वल टू 174.2 ओम सेंटीमीटर, यही आया है ना। अब बोला है चालकता, दूसरा है चालकता। चालकता निकाला जाए, चालकता इक्वल यानी कप्पा, कप्पा इक्वल टू होता है 1/रो, यानी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, है ना। यानी 1/रो कप्पा इक्वल टू, तो कप्पा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/1.442, क्या लिखे हैं 174.2 होगा। इसको कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा 0.0057 हो जाएगा। अब इसका क्या होगा मात्रक, तो मात्रक क्या होंगे, ये प्रतिरोधकता है ना, तो इसका उल्टा मात्रक क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका हो गया, कप्पा का मान निकल गया। तो अब कप्पा के बाद क्या निकालेंगे, तीसरा क्या है मोलर चालकता, मोलर चालकता लेमडा एम। तो क्या होता है कप्पा अगुड़े 1000 के उसकी मोलरता, है ना, यही होता है फार्मूला। तो कप्पा का मान 0.0057 अगुड़े 1000 बटे में एम का मान 0.05, यही है ना, भाई हट जाएंगे तो 0.57 होगा ना, अब बटे में 5, आई 2 जीरो, आई इसका 2 जीरो खत्म कर देंगे, आई गुड़े 1000 बराबर क्या हो जाएगा, गुणा कर देते 570 के बटे में 5 होगा ना। अब काट दें 5 एकम 5 बचेगा भी 1 और फिर 4, क्या 114 क्या हो जाएंगे मात्रक। तो मोलर चालकता का मात्रक होता है साइमन, साइमन लिखेंगे ना, साइमन साइमन सेंटीमीटर प्रति मोल। क्या दिक्कत है आप लोगों को, कब से कोई दिक्कत है क्या, कब से फुसुर 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 जो दिक्कत है बताइए। तो देखिए मोलर चालकता का फार्मूला ये होता है, तो इसको लगा दिया ना, तो इसका मात्रक साइमन सेंटीमीटर प्रति मोल होता है ना। ये हो गया, क्यों, क्योंकि देखिए मोल कहाँ से आया है, यहाँ से मोलर चालकता से, है ना। तो ये तब इसके आएंगे, इसमें दिक्कत है नहीं ना, तो आगे। तो चलिए बच्चे आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये 5 नंबर में पूछ सकता है, 5 या 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं,
इसको एकदम श्योर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो समीकरण, ये इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया या कोटि से संबंधित जो भी आएगा न्यूमेरिकल एक जरूर पूछता है। तो आपके बुक में जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, न्यूमेरिकल आता रहता है। तो देखिए क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक, देखिए सिद्ध करना है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय। देख रहे हैं क्या कर रहा है कि 99 एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उसको 99% पूर्ण करने में लगा समय, उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का कितना लग जाता है, तो 2 गुना समय लगता है। यानी ये क्या कर रहा है, जो 90% क्या कर रहा है, एक ले रहा है, तो इसको कितना समय लग जा रहा है, तो बच्चा 2 गुना समय लग रहे हैं। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो 90% जो पूर्ण हो रही है, अरे जो 99% जो अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, 90% का कितना हो रहा है, तो 2 गुना हो रहा है। तो इसको क्या किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को आपको एकदम सोचिए, श्योर है कि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। उसमें 2 समय दे देता है, एक 60% कभी कहता है 60% पूर्ण होने में इतना समय लगा, तो 90% पूर्ण होने में लगा कितना समय लगेगा। तो ऐसी जो है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज होगा ना, तो 2% वाला क्वेश्चन प्रथम कोटि अभिक्रिया से श्योर है कि आता है। तो इसको भी देख लिया जाए। तो देखिए क्या करेंगे, इसका पहले सॉल्यूशन ना, देखिए क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं कि एक बार 99% और एक बार 90%। तो बच्चा 90% के लिए एक बार निकालेंगे, एक बार 99 के लिए। तो 99 पहले दिया है, तो पहले 99 के लिए क्या करें, निकाल दें, इसके बाद उसके लिए निकालेंगे 90% के लिए। तब लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र क्या होता है बच्चा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो सूत्र होता है के इक्वल टू 2.303 log a माइनस x बटे में t, यही होता है सूत्र। देखिए बच्चा क्या होते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो सूत्र होता है, वेग स्थिरांक के इक्वल टू 2.303 अपान के टी log a माइनस ए, जहां ए क्या है, अभिक्रिया की जो है अभिकारक का जो है ना उसका मान है। तो ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 चीज दिए हैं ना, देखिए 2 चीज दिए हैं, तो 2 समय को निकालना होगा। तो इसको मान लेते हैं T1 और फिर एक बार लेकर चलेंगे 90% के लिए, तो क्या करेंगे T2। अतः जब अभिक्रिया, देखिए बच्चा विधिवत लगाना है, जब अभिक्रिया 99% पूर्ण होती है तो लगा समय T1 बराबर T1। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का मान, देखिए दिया क्या है, ए का मान हम मान लेते हैं कि अभिक्रिया जो है 100% है, तो वो 99% पूर्ण हो गई है। तो यानी ए का मान कितना होगा बच्चा, तो ए का मान हम मान कर चलेंगे तो क्या होगा 99, और a माइनस यक्स का करेंगे तो क्या होगा 99 माइनस 1 इक्वल टू, अरे 100 माइनस, देखिए क्या करेंगे 100 माइनस, ये जो है अभिक्रिया है ना, तो ये ए हो जाएंगे, सॉरी देखिए बच्चा क्या कह रहे हैं कि देखिए क्या हो गया T, इतना तो हो गए। अब क्या करते हैं, देखिए ए का मान यानी पूरी सांद्रण कितना है, अभिक्रिया की पूर्ण सांद्रण तो 100 होगी, और उसमें से जो घटा है कितना घटा है बच्चा, तो 99% क्या हो गई है, घट गई है ना। तो वही क्या करेंगे, यहाँ पर
कि ए का मान कितना हो जाएगा, टोटल सांद्रण कितना था 100 और ए माइनस यक्स, यक्स कितना हुआ है तो बच्चा 99%, तो 100 माइनस 99 बराबर क्या आ जाएगा 1, यानी ए और ए माइनस यक्स का मान आ गया। और यहाँ पर क्या रखेंगे T1 ये रखेंगे, तब लिखेंगे क्या K इक्वल टू, तब विधिवत लगाइएगा बच्चा, तब K इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2.303 अपान के T1, T के जगह पर क्या हो जाएंगे T1 होंगे ना, T के जगह पर T1, लाग तो 10 का 10 लिखेंगे ही, A का मान कितना है 10 और A माइनस एक्स देख रहे हैं, A माइनस एक्स का मान 1, तब K इक्वल टू 2.303 ये हो गए। और T1 और लाग 100 है ना, तो लाग 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लाग को कैसे लिखा जा सकता है, तो लाग A के पावर यानी 10 के पावर 2, और लाग का एक फार्मूला होता है बच्चा कि लाग A के पावर n, तो हो जाता है n लाग A, पावर जो होता है लाग के क्या हो जाते हैं आगे आ जाते हैं। तब क्या लिखेंगे K इक्वल टू 2.303 अपान के T1, ये आ जाएंगे 2 इंटू लाग, यहाँ पर बेस 10 कर लेते हैं 10, और देखिए बच्चे लॉग बेस 10 का वैल्यू होती है 1 होती है, यानी लॉग बेस 10 इंटू 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है तो 1 होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, देखिए K इक्वल टू, देखिए बच्चा यहाँ पर K इक्वल टू इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पर लिख सकते हैं, वहां पर लिखे ही है K इक्वल टू 2.303 अपान के T1 इंटू 2, क्योंकि इतने की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, यानी इतने का वैल्यू 1 हो गया। लाग बेस 10 इंटू 10 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो ये तो हो गए, यानी ये आ गया क्या प्रथम प्रश्नानुसार हो गया। जब अभिक्रिया कब कितनी हो रही है तो 99%। अब क्या करेंगे, अभिक्रिया को कितने में करेंगे तो 90% के लिए अभिक्रिया को हम लोग 90% करवाने जा रहे हैं। तो अब कितना होगा बच्चे, तो उसको भी देख लिया जाए। देखिए अब ये हटा देते हैं, इनकी अब कोई जरूरत अभी है नहीं। देखिए लिखेंगे फिर से, द्वितीय प्रश्नानुसार, वो क्या था प्रथम प्रश्नानुसार था, तो ये द्वितीय प्रश्नानुसार। देखिए द्वितीय प्रश्नानुसार ये क्या कि अभिक्रिया कितनी हो रही है तो 90%। जब अभिक्रिया क्या हो जाएंगी 90% पूर्ण होती हैं, तो लगा समय कितना मान लेते हैं इनको T2, लगा समय हम मान लेते हैं बराबर T2। और देखिए प्रथम के लिए लगाए थे तो क्या था वहां पर T1 जब 99% हो रहा है, और यहां पर क्या रखेंगे T2, तब K इक्वल टू क्या लिख सकते, A का मान कितना होगा बच्चा, यहाँ पर A का मान तो 100 ही रहेगा, लेकिन A माइनस यक्स जो है तो 100 माइनस कितना करेंगे तो 90, कितना आ जाएगा 100 माइनस 90 इक्वल टू 10, ये हो गए। देखिए इसकी वैल्यू आ गई कितना 10 आ गई। अब रखते हैं इसका मान, तो K इक्वल टू किस पर रखेंगे तो बच्चा इसी सूत्र है ना, जिसे इसी सूत्र पर यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर ये तो है पहला है 2.303 अपान के T2 लॉग A का मान 100 और A माइनस एक्स का मान 10 हो गया। देखिए इस 1 0 से 1 0 खत्म, ये माने कितने बार में कट जा रहे हैं तो 10 बार में
कट गए। तो k इक्वल टू 2.303 अपान के T2 log बेस 10 इंटू 10, और इतने की वैल्यू अभी बताए हैं ना कि 1 होता है, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 1, यानी k इक्वल टू 2.303 अपान के T2। यह हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए बच्चा, समीकरण नंबर 1 में क्या कर रहा था कि जब अभिक्रिया 99% हो रही थी तो k की जो मान आया था, कितना आया था वेग स्थिरांक का मान, इतना आया था। और जबकि वही जब द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, जब अभिक्रिया कितनी हो जा रही है 90%, तो k का मान इतना आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को क्या कर दे, तुलना कर दे, यानी दोनों समीकरण का क्या किया जाएगा बच्चा, तुलना। या आप लिख सकते हैं दोनों समीकरणों की तुलना करने पर कर दे। तो देखिए ये क्या है, कितनी इसकी वैल्यू है, तो 2.303 अपान के क्या हो जाएगा T1 इंटू 2, ये हो गए, और ये क्या हो जाएंगे, ये 2.303 अपान के T2, यही ना होंगे बच्चा, क्योंकि यहाँ पर 1 तो है, 1 हो गया इसकी वैल्यू, तो ये हो गया। ये देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट गए, तो T1 बराबर क्या आ गया 2 इंटू T2, यही ना प्रूफ करना था बच्चा, T1 बराबर 2 T2, यानी कितना समय ले रहा है, तो 2 गुना समय ले रहा है। यही कर रहा था क्या कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का कितना लग जाता है, 2 गुना लग जाता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रूफ हो गया। इसको आप लोग कर लीजिएगा बच्चा जरूर सावधानी से, क्योंकि यही ऐसे क्वेश्चन क्या है, जरूर सोचिए कि एग्जाम बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया से 2 दिया रहेगा, हो सकता है कि यहाँ पर दे कि 99% पूर्ण होने में 60 मिनट लगता है, तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिद्ध ही करना है, तो वहां पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे सवाल को लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए बच्चा, अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसी से रिलेटेड रहेगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया सही रहता है, लेकिन इसमें अर्ध आयु काल दे देता है, तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखिए सिद्ध करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया फिर से आ गई है, कितना 99.99.9%, यानी 99.1% पूर्ण होने के लिए लगा समय, अर्ध आयु काल के पूर्ण होने में लगे समय का कितना लगता है, तो 10 गुना होता है। जैसे उसमें किए थे कि 2 गुना होता है, लेकिन वहां पर अर्ध आयु काल नहीं दिया था, 2 अभिक्रियाएं दिए थे, लेकिन दोनों क्या थी, प्रथम कोटि अभिक्रिया, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, अर्ध आयु काल दिया है। तब इसको कैसे लगेंगे, तो चलिए बच्चा ये भी क्या कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग श्योर कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना अपवाद में होते हैं, और अपवाद में कभी कभी क्वेश्चन को क्या किया जाता है, इंपॉर्टेंट कर दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल का जो सूत्र होता है वो पहले लिख लिया जाए। अर्ध आयु काल का जो सूत्र है k इक्वल टू क्या होता है बच्चा, 0.693 अपान के T हाफ, समीकरण नंबर 1। देखिए अर्ध आयु काल बोला है, तो पहले अर्ध आयु काल का जो सूत्र होता है लिख दिए। वेग स्थिरांक, जहाँ के क्या है, वेग स्थिरांक है, या टी हाफ है ना, इसको भी अर्ध आयु काल है। अब चलते हैं द्वितीय प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए लिखेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए कितना परसेंटेज पूर्ण होना है बच्चा, तो 99.9% पूर्ण हो रहे हैं ना। यहां पर a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 100, और a माइनस x का मान कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस
99.9 बराबर 0.1 ये आ गया है। यानी इसकी जो सांद्रता है कितनी आ गई, तो 0.1, यानी ये 0.1% क्या हुआ है, खत्म हुआ है, बचा है। अब सूत्र से, जो सूत्र है सूत्र में रख दिया जाए। सूत्र से K इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2.303 अपान के T इंटू लॉग, लॉग कितना रखेंगे बच्चा, लॉग बेस 10 कर लेंगे साथ में, कितना 100 अपान के 0.1, यही ना होगा, क्योंकि a अपान के a माइनस एक्स, तो a का मान 100 और a माइनस एक्स का मान 0.1। ऊपर नीचे जब 10 का गुणा करेंगे तो वो ये जो 0.1 है वो कट कर 1 हो जाएगा ना। तो k इक्वल टू 2.303 अपान के t इंटू लॉग बेस 10, ये हो जाएंगे 1000 और नीचे क्या हो जाएगा 1। इसको जब 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3, जैसे 100 को 10 के पावर 2, तो इसको क्या लिखेंगे 10 के पावर 3। तो k इक्वल टू 2.303 अपान के t इंटू लॉग बेस 10 इंटू 10 के पावर 3, ये हो जाएंगे। अब 10 के पावर 3 क्या होंगे, आगे आ जाएंगे ना, तब k इक्वल टू 2.303 अपान के t इंटू 3 लॉग बेस 10 इंटू 10, और इतने की वैल्यू क्या हो जाती है, तो 1। तो k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपान के, ये क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3 हो जाएगा ना, ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो वेग स्थिरांक है ना, तो दोनों के वेग स्थिरांक क्या होंगे, समान होंगे। वेग स्थिरांक नहीं बदलते हैं अभिक्रिया में, बस बदलता है तो क्या सम है। वेग स्थिरांक कब बदलेंगे, जब उसकी सांद्रता जब बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तब। लेकिन यहाँ पर k का मान क्या हो गया बराबर, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो क्या है ये लिख दे 2.303 अपान के t लिखेंगे, आइए लिखेंगे, अब बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपान के हाफ t हाफ, ये हो गया। देखिए इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, अब इन लोगों का कैलकुलेशन किया जाए। जैसे इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा 6.909, यही ना होगा। इसका इसमें गुणा कर दिया अपान के t, ये हो जाएंगे 0.963 अपान के t हाफ, ये हो गए। अब देखिए क्या करते हैं कि कुछ इनका उपाय किया जाए। t का मान पूछा है ना, देखिए बच्चा t का, तो t बराबर लिख सकते हैं क्या, इसको ऊपर ले जाते हैं 6.909 इंटू t हाफ बटे में 0.693। देखिए बच्चा इतना लगभग आ गए हैं ना। देखिए ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं कि अगर हम गुणा भाग करें तो ये 10 बार में लगभग क्या है आ रहे हैं ना। देखिए 6-9, ये भी क्या है 6-9, ये है 0.693 है, ये जो है 0.6909 है, लगभग क्या है वो भी। तो इसको लिख सकते हैं क्या, t इक्वल टू, ये दोनों को जब कटाएंगे तो 10 बार में क्या हो सकता है, लगभग क्या है पहुंच गए हैं। तो t इंटू t हाफ, यही ना प्रूफ करना था, यही क्या हो गया है बच्चा, प्रूफ कर दिए। देखिए 10.1 आएगा, लगभग हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10.1 इंटू टी हाफ, या लगभग में पहुंच गए हैं तो t बराबर 10 इंटू टी हाफ, ये भी हो सकता है। देखिए ये आपका क्या है, हेंस प्रूफ, हमने क्या किया है प्रूफ कर दिया। क्या पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु पूर्ण होने में लगे समय का कितना हो जाता है,
10 गुना हो जाता है, ये कितना हो जाता है तो 10 गुना हो जाता है। तो जब दोनों बराबर होंगे तो कहाँ पर गुणा होगा, तो अर्ध आयु काल में ना गुणा होगा, जो कम होता है उसमें गुणा होता है, नहीं तो इसको ले आएंगे नीचे में, तब ना दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये अभिक्रिया पूर्ण हो रही है 10 गुने समय में, तो इधर ले आएंगे, तो ये हो गया प्रूफ। तो देखिए बच्चा, जो क्रिया थी पहले अर्ध आयु काल का क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, यानी वेग स्थिरांक वो निकल जाएंगे। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए भी क्या किए हैं, वेग स्थिरांक निकाल देंगे, बस दोनों की क्या करेंगे, तुलना करा देंगे, तो क्या होगा, ये प्रूफ हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन को आप लोग छोड़कर मत आइएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चा, अगला जो क्वेश्चन है इसको एकदम श्योर कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसको एकदम श्योर कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन श्योर है कि आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग मॉडल पेपर उठा लीजिए, कहीं से उठा लीजिए पेपर को, ऐसे क्वेश्चन श्योर है कि आते हैं। तो देखिए क्या दिया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल दिया है बच्चा, अर्ध आयु काल बोले थे ना, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं अर्ध आयु काल के लिए। तो देखिए क्या है, अर्ध आयु काल दिया है 60 मिनट, तो कितने समय में अभिक्रिया 90% क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। 90 है, 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी अभिक्रिया का तो अर्ध आयु काल दिया है, लेकिन अभिक्रिया को और आगे बढ़ा कर दे दिया कि 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन पहले देख लिया जाएगा। देखिए पहले क्या करेंगे, वेग स्थिरांक निकाल दिया जाएगा, तो क्या करेंगे, अर्ध आयु काल के लिए वेग स्थिरांक के इक्वल टू होता है 0.9693 अपान के टी हाफ, यही होता है ना, टी हाफ होता है बच्चा जो वेग स्थिरांक है अर्ध आयु काल, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल के लिए जो वेग स्थिरांक का जो सूत्र होता है के इक्वल टू 0.693 अपान के टी हाफ। तो टी हाफ का तो वैल्यू दिया है, तो उसका मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा ना इसका मान, यानी के इक्वल टू 0.693 अपान के क्या लिखेंगे 60, तो के बराबर आ जाएगा लगभग 0.0115। इसका मान जो आएगा 0. देखिए के का मान कितना आ जाएगा, लगभग देखिए आप क्या करेंगे, इतना तो हो गया, के बराबर लिखेंगे 0.6, तो इसका मान ये तो हो गया बच्चा। देखिए क्या रखे, इसका मान रखिए कितना, कि के बराबर 0.693 अपान के टी हाफ, तो के बराबर क्या होगा 0.693 अपान के 60। अब इसका कैलकुलेट करना, यानी कैलकुलेशन करिएगा आप लोग, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगा के इक्वल टू 0.0115 क्या मात्रा क्या हो जाएंगे इसके, मिनट इनवर्स, क्योंकि वेग स्थिरांक है ना, तो क्या हो जाएगा प्रति मिनट या फिर मिनट इनवर्स, क्योंकि देखिए ये तो नियतांक है, मात्रक नीचे है ना, तो इसका मात्रक क्या दिया है मिनट, वेग स्थिरांक है तो ऊपर है, तो उसको क्या कर देंगे मिनट स्क्वायर। ये हो गया, यानी वेग स्थिरांक का मान तो आ गया। अब क्या करेंगे, जो अभिक्रिया है अब कितने समय में, ये वाला, तो यहां पर लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ए बराबर कितना लेकर चलते हैं बच्चे, तो 100, 90% है ना, तो ए माइनस एक्स कितना होगा, तो 100 में से 90 को क्या करेंगे घटा देंगे, यानी ए माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 10 अरे 90 यानी 90, तो कितना आ जाएगा ए माइनस एक्स का मान आ गया 10, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, सूत्र पर रख देंगे, तो के इक्वल टू होता है 2.303 अपान के टी इंटू लाग ए अपान के ए माइनस
ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो सूत्र होता है यही होते हैं। अब सबकी वैल्यू रखेंगे। देखिए के का मान अभी निकाले हैं, इतना मान कितना है बच्चा, तो 0.0155 ये है इसकी मान, और इसका मान कितना है तो 2.303 अपान के टी है लॉग ए का मान 100 और a माइनस एक्स का मान 10, यानी 100 अपान के क्या लिखेंगे 10, काट देंगे कितना हो जाएगा 10, तो 0.0 इसको यहाँ पर भेज देते हैं, इस टी को अब यहाँ पर भेज देते हैं, वही पूछा ये सम है, तो 2.303 अपान के 0.0155 ये हो जाएगा log बेस 10 इंटू 10, क्योंकि 10 है ना, और log बेस 10 इंटू 10 का मान कितना होता है तो 1, यानी इसकी मान कितना हो जाएगा 1, तो t का मान जो आएगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका लगभग आ जाएगा 199.69 मिनट, यानी अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा तो 199.39 मिनट लगेंगे। ये आपका क्या है, आपका आंसर है। तो देखिए बच्चा, आपके पूरे जो केमिस्ट्री के किताब में पहला चैप्टर विलयन, दूसरा वैद्युत रसायन और तीसरा जो है रासायनिक बलगतिकी, इसी से सबसे ज़्यादा क्या होते हैं न्यूमेरिकल आपके एग्जाम बोर्ड में आते हैं। तो वो हमने क्या किया यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। और भी जो है इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं वो केमिस्ट्री के, वो हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।